शक्ति और सुरक्षा बोथ आर डायरेक्टली लिंक्ड, लेकिन इनके बीच में जो एक महत्वपूर्ण लिंक है वो है पोस्चरिंग। यानी कि आपके पास शक्ति है लेकिन आप पोस्चर नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट क्लियरली सेइंग व्हाट यू हैव एंड ऑन व्हाट कंडीशंस यू आर गोइंग टू यूज इट। तो जाहिर सी बात है, तो क्या दुश्मन आप पर हमला करने से पहले या आपके हित को छीनने से पहले सोचेगा क्या? नहीं, मतलब अगर आपके पास शक्ति है तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा कि दिस इज आवर पावर एंड दिस इज व्हाट वी कैन डू इन दीज कंडीशंस। जरा ये कमेंट देख लीजिए, उसके बाद कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान नेशनल कमांड अथॉरिटी खालिद किदवई सेड शाहीन 3 मिसाइल जो है पाकिस्तान की इज मेंट, मतलब बनी है, टू रीच इंडियाज नेसेंट स्ट्रेटेजिक बेसिस ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि पाकिस्तान से निशाना अंडमान निकोबार आइलैंड पर। द पर्पस इज टू डिनाई इंडिया सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से यहां पर मतलब क्या है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, मैं इस टॉपिक को समझाने से पहले जरा बेसिक आपको बता दूं। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि परमाणु जो आपके पास शक्ति है उसका प्रयोग आप किस कंडीशन में करेंगे, या आप क्लियरली कम्युनिकेट जब करते हैं दुनिया को, तो उसको हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो इंडिया NFU यानी कि नो फर्स्ट यूज में विश्वास रखता है, जो कि ऑफिशियली 2003 में एक्सेप्ट की गई थी। हालांकि 1998 जो परमाणु हमारा जो सक्सेसफुल यू कैन से एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद हमने इसको अपनाया था, लेकिन ऑफिशियली 2003। मतलब क्या है? यानी कि हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे, जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है उस पर अटैक नहीं करेंगे। अगर कोई हम पर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे। शायद आप में से कुछ लोग सोचेंगे, अगर किसी ने हम पर परमाणु बम से हमला कर दिया तो हम सेकंड स्ट्राइक करने की क्षमता रखेंगे क्या? देखिए, अगर जापान वाला एग्जाम्पल लें तो हिरोशिमा नागासाकी, राइट, प्रोमिनेंट सेंटर्स जहां पर न्यूक्लियर अटैक हुआ, लेकिन जापान तो बाकी बचा हुआ था ना। शायद कुछ लोग कहेंगे सर ऐसी क्या बातें कर रहे हैं सर। देखिए, द पॉइंट इज वी नो कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में अगर हम मैसिव रिटेलिएशन की बात करें, ऐसा रिटेलिएशन कि आपको जो डैमेजेस होंगे वो आपने जो किया उससे कई गुना ज्यादा होंगे, तो इससे एक डिटरेंस खड़ा हो सकता है। डिटरेंस का मतलब होता है कि दूसरा आप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे और इतना बड़ा डिटरेंस खड़ा कर दो आप कि वो आप पर हमला ही ना करे। इससे आपकी सुरक्षा हो जाती है। और इसमें एक न्यूक्लियर ट्राइड का इस्तेमाल होता है। ट्राइड का मतलब होता है कि आपके पास जो क्षमता है न्यूक्लियर अटैक करने की, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कह रहे हैं, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान की इंडिया इज गोइंग टू डू वाया लैंड ओनली? नहीं, वी हैव कैपेबिलिटी फ्रॉम लैंड। और जब ट्राइड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लैंड, एयर एंड वाटर। यानी कि जो सबमरीन्स हैं वो दुनिया के किस कोने में है, कहां पर है, लोकेशन थोड़ी ना पता है। और जो कोस्ट है, तो अगर जैसे पाकिस्तान इस कोस्ट है तो वहां पर, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अटैक हो रहा है, द पॉइंट इज कि उनको अगर ये डर रहे कि भाई सी से भी अटैक हो सकता है एंड यू नेवर नो कहां है इनकी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, तो जाहिर सी बात है उससे भी एक डिटरेंस खड़ा होगा। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आपको पता लगी। अब जरा मुख्य मुद्दा है कि इंडिया नो फर्स्ट यूज क्यों यूज कर रहा है, अगर पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हम तो भाई फर्स्ट स्ट्राइक कर सकते हैं। और केवल पाकिस्तान ही नहीं, जरा ये देखिए, जरा सबसे पहले पाकिस्तान, रशिया, यूके, यूएस, फ्रांस, ये सब के सब कह रहे हैं कि देखिए न्यूक्लियर वेपन्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट न्यूक्लियर एज वेल एज नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। मतलब इंडिया कहता है कि भाई हम परमाणु का इस्तेमाल करेंगे सेकेंड स्ट्राइक अगर हम पर हमला हुआ न्यूक्लियर से, और हम नॉन न्यूक्लियर के खिलाफ नहीं करेंगे। हालांकि एक और क्लॉज लगा हुआ है हमारी डॉक्ट्रिन में, वो ये है कि अगर किसी ने केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन से अटैक किया, मैसिव हम पर एक्चुअली उससे नुकसान पहुंचा है और हमारी जो लेयर्स डिफेंस की वो भेद दी गई हैं, तो अब हम वहां पर काउंटर करेंगे। लेकिन फिर भी इंडिया फिर भी कह रहा है कि नॉन न्यूक्लियर वेपन्स के स्टेट के खिलाफ हम नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन ये कह रहा है नहीं, नॉन न्यूक्लियर केस, इसके केस में इन्वेजन और अटैक अगेंस्ट देयर टेरिटरी एंड अगेंस्ट वन ऑफ देयर एलाइज, यानी कि एलाइज के खिलाफ भी होता है, तो भी ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट कर देंगे। आप कहेंगे यार ये तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं, इंडिया क्यों फिर चेंज नहीं कर रहा? इस सारे मुद्दे को जरा हम जानेंगे। जरा ये देख लीजिए, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज इज आउटडेटेड एंड इनवैलिड, हैव न्यूक्स विल यूज, समय इसका आ गया है। देखिए, सुरक्षा एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जिस चीज से आपको सुरक्षा का मतलब असुरक्षा महसूस होती है वो समय समय के हिसाब से बदलता रहता है।
अगर समय के हिसाब से वो बदल रहा है तो आपको ही लगता है कि जो हमारा पॉस्चर है, पॉस्चरिंग है वर्ल्ड के लेवल पर विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो वो भी चेंज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम चेंज करने की सोच रहे हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो बात करते हैं इवॉल्व कहां से हुई इंडिया की डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट यूज। ये न्यूक्लियर रेस से एक्चुअली इसका कनेक्शन है, जो न्यूक्लियर रेस हमने कोल्ड वॉर के दौरान दी। देखिए, यानी कि इसके जिम्मेदार कौन थे भाई, यूएसए एंड यूएसआर थे। उस दौरान हमने देखा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स तो बढ़े ही, साथ में कुछ टर्म्स भी बढ़ने लग गई न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई। वो टर्म्स थी जैसे कि नो फर्स्ट यूज, फ्लेक्सिबल रेस्पॉन्स, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये कहा जाने लगा कि परमाणु हथियारों का भले ही प्रयोग ना हुआ हो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 इस वजह से नहीं आया क्योंकि परमाणु हथियार थे। यानी कि एक देश दूसरे देश पर इसलिए हमला नहीं कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई इसके पास परमाणु हथियार है, इसने अगर अटैक कर दिया ज्यादा तहस नहस हो जाएगा। तो इस वजह से लोग, इस वजह से देश शांत बैठे रहे। उसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो आपको नहीं लग रहा कि ये कोल्ड वॉर एरा के वर्ड्स हैं जो हमने भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में रखे हुए हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में रखे हैं। नो फर्स्ट यूज, फ्लेक्सिबल रेस्पॉन्स, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज एन आइडिया एंड सेकेंड स्ट्राइक। नाउ अब 3 चीजें यहां पर हुई इस रेस में। न्यूक्लियर वेपन्स तो बढ़े, साथ में क्योंकि दूसरा भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो अब एक रेस इस चीज की थी कि हमें इंटरसेप्टर्स बनाने हैं, यानी कि हमें एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ऐसे बनाने हैं कि जो मिसाइल न्यूक्लियर जो वॉरहेड को लेकर आएगी, वो अगर पहले ही एक्चुअली क्रैश हो जाए, पहले हम उसको अटैक मतलब काउंटर कर दें, तो ऐसे में आप पर इंपैक्ट कम होगा या नहीं होगा। तो इसकी भी एक अलग रेस देखी गई, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है स्टार वार्स प्रोग्राम, पैट्रियट, S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये हुआ। थर्ड था ट्रायड। ट्रायड यानी कि अब क्षमता चाहिए भाई तीनों, यानी कि हमारे पास क्षमता लैंड से भी अटैक करने की है, सी से भी है यानी कि सबमरीन्स के थ्रू, और एयर से भी है। ये रेस चल रही थी। यहां पर अब महत्वपूर्ण है INF ट्रीटी। अब INF ट्रीटी साइन हुई थी रोनाल्ड रीगन फ्रॉम यूएस साइड, यूएस प्रेसिडेंट, और गॉर्बाचेव फ्रॉम यूएसएसआर साइड। ये एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि ये कह रहा था कि अब हम लैंड बेस्ड जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि हम टेस्ट नहीं करेंगे अपनी क्षमता को कि हम लैंड से अटैक कर सकते हैं, और उसको ग्रेजुअली हम कम करेंगे। डिस्कलेशन एक एक्सरसाइज थी, माना गया कि चलो शांति की तरफ ये एक कदम है, राइट। अब मैं अगर इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि जो INF है भाई, ये जो ट्रीटी है ये न्यूक्लियर फॉर एग्जांपल जो कैपेबिलिटीज है इसको रोकने की बात कर रही है, राइट, टेस्ट पर बैन लगाने की बात कर रही है, डिस्कलेट करने की बात कर रही है। तो ये केवल लैंड के लिए लागू होती है या फिर सी एंड एयर के लिए भी लागू होती है? तीनों के लिए लागू होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये केवल लैंड के लिए थी, यानी कि एयर और सी लॉन्च्ड के लिए नहीं थी। जरा यहां पर देखिए, INF treaty banned all 2 nations land-based ballistic missiles and cruise missiles. Missile launches. अब क्यों ये मिसाइल्स पर थी? क्योंकि these are going to be used for launching the nuclear warhead, right? अब यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रैजेक्टरी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। जितनी कन्वेंशनली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं उनको हम बैलिस्टिक, एक्चुअली अगर हमें लॉन्ग रेंज पर अटैक करना होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है, कारण इसमें फ्यूल कंजप्शन कम होता है। कारण बेसिक फिजिक्स का लॉ है, अगर इसका मोशन ही प्रोजेक्टाइल वाला है तो आपने अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर किया, तो अब ये जैसे नीचे आ रही है तो ये ग्रेविटी के रूल से आएगी, तो ऐसे में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो डिस्टेंस है ये कवर कर लेगी। जबकि जब मैं क्रूज मिसाइल शब्द यूज करता हूं तो क्रूज ऐसे चलती है, दिस इज द कॉमन ट्रेजेक्टरी ऑफ क्रूज, और वो मैनेवर करती है, अपनी लोकेशन को अटैक करती है जो भी आपका टारगेट होता है। तो यानी कि क्रूज मिसाइल जो है, क्योंकि वो मैन्यूवरिंग कर रही है और पैरेलल चल रही है, तो यहां पर फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। जनरली शॉर्ट एंड मीडियम के लिए हम क्रूज इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ट्रीटी किसके लिए थी? नॉट अप्लाई टू एयर एंड सी, ये ध्यान रखिएगा, नॉट अप्लाई टू एयर एंड सी, ये लैंड। आप कहेंगे सर इतनी ट्रीटी हुई, हम इसी की बात क्यों कर रहे हैं? कारण क्योंकि जब मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं कि इंडिया को अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, तो हम इस पॉइंट को ऐसे उठा रहे हैं कि अगर रशिया चेंज कर रहा है, बाकी ने चेंज की हुई है, रशिया ने अभी और कुछ चेंजेस किए हैं जिसके बारे में बात करूंगा, तो हम क्यों ना चेंज करें? क्योंकि सिक्योरिटी इज अ डायनामिक कांसेप्ट, तो हमें भी चेंज करना चाहिए। तो ये जो चेंजिंग हुई है रशिया की, ये यहीं से शुरू हो गई थी। यानी कि INF ट्रीटी ने तो कहा कि ठीक है USSR हम सब साथ हैं, मतलब हम ग्रेजुअली इसको कम करेंगे, ठीक है, कम करा। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2018 में कहा कि हमें शक है कि रशिया INF ट्रीटी को
साइडलाइन कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा। तो इस वजह से देखो भाई, हम तो जो इंटरमीडिएट रेंज की जो मिसाइल्स हैं, हम तो उसको एक्चुअली लॉन्च करेंगे, हम तो इसको बनाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि शायद रशिया तो एक बहाना था, चाइना असली निशाना था। कारण, ये तो राइमिंग हो गई, चाइना साउथ चाइना सी में अपने आप को जो एक्सपेंड कर रहा था, तो इसके लिए यूएसए चाहता था कि इस रेंज की मिसाइल्स को वो जो साउथ चाइना सी के अदर मेंबर नेशंस हैं उनको दे दे, या वहीं पर अपनी लॉन्च कैपेबिलिटीज को मजबूत करे। तो इस वजह से शायद इसको ब्रेक किया गया। लेकिन इसको ब्रेक करना, उसके अगले ही साल फिर रशिया ने कहा ठीक है भाई, हम भी पार्ट नहीं है, आप नहीं है, हम भी नहीं है, राइट। तो रशिया के स्टांस में चेंज आया, स्पेशली जब ये यूक्रेन वॉर चल रहा है तो रशिया ने फर्दर स्टांस को चेंज किया। अब तो रशिया ने क्लियर ये कह दिया है कि देखो ऐसा है, अगर कन्वेंशनल वेपन से भी अगर रशिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ खतरा, तो सीधा न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेस्पॉन्स जो है काफी ज्यादा क्लियर है, और ये डिटरेंस को बढ़ाने का तरीका, डिटरेंस का मैंने आपको मतलब बताया कि जैसे दूसरा आप पर हमला करने से 100 बार सोचे कि भाई इसने तो पहले ही कहा हुआ है, ये तो कन्वेंशनल वेपन से भी इस पे अगर हमला करा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ये हमला कर देगा। यानी कि जैसे कि अगर आप नेटो की फोर्सेस ने सोचा कि अच्छा पुतिन, चलो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है ना उसको उड़ा देते हैं, तो पुतिन कहेगा कि फिर देखो उड़ाने की अगर सोच रहे हो तो उसके बाद हमारी तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स ही आएंगे, तो दुनिया की तबाही की दारोमदार फिर आप होंगे, क्योंकि हमने तो पहले से ही कह दिया था, राइट। अब इस पॉलिसी को हमने ड्राफ्ट को देखा तो यहाँ पर 2 पॉइंट बड़े रोचक हैं, 2 कंडीशन उन्होंने दी। पहली वाली कंडीशन तो आपको पता लगी, राइट, अगर वेपन इनके या इनके एलाइज के खिलाफ हुआ, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ तो उस पर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट सेकंड देखिए क्या है, ये कह रहे हैं इफ रशिया गेट्स रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉन्च ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेटिंग इट्स टेरिटरी और दैट ऑफ इट्स एलाइज, एलाइज की खूब ख्याल रख रहा है, रशिया विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट द एडवर्सरी। अब मुझे बताइए, जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, आपको नहीं लगता ये तो नेक्स्ट लेवल वाली बात हो गई? अब कैसे प्रूव होगा कि भाई रशिया को रिलायबल इंफॉर्मेशन ना मिले? तो रशिया को अगर मिल गई रिलायबल इंफॉर्मेशन, रशिया कह रहा है कि फिर भी हम अटैक कर देंगे। तो आपको नहीं लगता ये डिफरेंस की टेक्निक इस वजह से कि अगर आप सोच भी रहे हैं, मोबिलाइज भी कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, और बात भी करें इस बारे में कि यस वी आर गोइंग टू अटैक बाय कन्वेंशनल वेपन्स ओवर द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रशिया, तो उस पर भी अगर रिलायबल इंफॉर्मेशन रशिया के पास आ जाती है, प्रूफ आ जाता है, तो रशिया इज गोइंग टू बी एक्चुअली यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। दैट इज व्हाट रशिया इज सेइंग। रशिया के बॉर्डर्स पर नेटो अपने आप को आर्म फ्लेक्सिंग कर रही है, तो इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि इस वजह से रशिया ने इसको चेंज किया है। अब रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, जरा चाणक्यन इनसाइट्स की बात करें। चंद्रगुप्त मौर्य एक बार अपने पड़ोसी राजा के साथ संधि करके आए, शांति की संधि। आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य से कहा कि गुरुजी आप संधि करके आए हैं शांति की, तो देखिए पीसफुल बॉर्डर होंगे। चाणक्य जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि उस बॉर्डर पर फोर्सेस को बढ़ा दो। चंद्रगुप्त मौर्य वाज लाइक कि ऐसा कैसे, अभी शांति की बात हम करके आए हैं, वहां पर तो और फर्दर हमें फोर्सेस को कम करने की जरूरत है, तभी तो एक म्यूचुअल कंसेंसस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनेगा। चाणक्य ने कहा गलती कर रहे हो, फोर्सेस को बढ़ाओ। फोर्सेस को इसलिए बढ़ाओ जिससे कि वो शांति की ट्रीटी टिकी रहे। तो चाणक्य इससे क्या समझाना चाहते थे? चाणक्य कहते थे कि देखो शांति भी शक्ति से कनेक्टेड है। अगर आप कमजोर हो, जैसे कि आपने फोर्सेस को वहां से हटा दिया, दुश्मन को अगर पता है कि वो टेरिटरी को अगर ले ले तो स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली उसके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है, तो वो लेगा। और आप कहोगे कि सर अगर नहीं लिया तो चाणक्य वुड से तो क्या लेने का इंतजार कर रहे हो? तो चाणक्य इन इनसाइट्स को अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा कहेंगे कि भाई अगर आप किसी को भूख लग रही है, वो 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ है, और आपके ने उसके सामने गुलाब जामुन रख दिया और कहा इसको खाना मत, देखो शांति की वार्ता है, मैं आपके लिए कुछ और इंतजाम करता हूं, इसको मत खाना। शांति की ट्रीटी साइन कर ली कि इसको मत खाना। अब मुझे बताइए, आप चले गए वहां से, तो अगर वो उसको खा लेता है तो जिम्मेदार कौन है? वो दूसरा है, नहीं आप खुद हो। तो यानी कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता है देश की, और ऐसे में भरोसा इज नॉट द वे टू डिजाइन योर सिक्योरिटी मैट्रिक्स। दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम चाणक्य। जब भी आप सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएं तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो को सोचकर बनाएं। और अभी हम एग्जामिन करने वाले हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को, तो फिर आप देखना कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमने क्यों अपनाई? इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल पार्टनर बनना चाहता था इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल स्टेचर ऐसा रखना चाहता था कि हम जिम्मेदार हैं,
और ऐसे में भले ही हमने एनपीटी को साइन नहीं किया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी दुनिया के बड़े देश हम पर विश्वास रख सकते हैं कि हम शांति और समृद्धि की तरफ हैं, हम न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने की तरफ नहीं है। जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाए तो इंडिया कहता है कि हम तो कमिटमेंट रखते हैं कि दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स खत्म होने चाहिए। हमें तो इसलिए बनाना पड़ा कि इधर चाइना और उधर पाकिस्तान है, तो इस वजह से हमें बनाना पड़ा, राइट। तो यहां पर हमें एक मिक्स दिखता है इंडिया की डॉक्ट्रिन में, दैट इज मिक्स ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। आइडियलिज्म इस वजह से कि हम आदर्श की बात कर रहे हैं कि दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स हट जाएं, रियलिज्म इस वजह से कि हम हकीकत की बात कर रहे हैं क्या चैलेंजेस हमारे बॉर्डर पर हैं। फर्स्ट ऑफिशियल बताया 2003 में एक्सेप्ट की गई नो फर्स्ट यूज, और कहा गया कि लेकिन जो सेकंड स्ट्राइक होगी वो मैसिव रिटेलिएशन लेकर आएगी। लेकिन ये कहा गया कि अब समय बदल रहा है, तो समय बदलते हुए अब हम क्यों चेंज नहीं करें? क्या हमारे यहाँ क्षमता में कमी है? नहीं, क्षमता में कमी बिल्कुल नहीं है। वो हम इंटेलेक्चुअली उस एरा में जी रहे हैं जो पहला एरा था कि हम आइडियल हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन पावर अगर आपके पास होती है तो दुनिया आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके आइडियल होने को वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल मान लेती है। मतलब क्या हुआ? ये कहा जाता है इन रियलिस्ट थॉट, पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज नॉट दैट मच वैल्यूड लाइक आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर। यानी कि अगर आपके पास शक्ति है तो आपके तर्क को जो सम्मान मिलता है वो इतना ज्यादा मिलता है कि किसी के तर्क में अगर पावर है उसको नहीं मिलेगा। ये दुनिया की हकीकत है। इस वजह से पावर पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि दुनिया ऐसी है। दैट इज व्हाट रियलिस्ट थॉट सीज। नाउ एक तरफ एशियन जायंट हम बनना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ वी आर शाइंग अवे फ्रॉम चेंजिंग आवर न्यूक्लियर पॉलिसी। यहां पर वी कैन लर्न फ्रॉम रशिया, राइट। अब यहां पर हम क्या करना चाहिए? तो एक कैपेबिलिटी इंटेंट कॉन्टिनम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दो शब्द यूज करें, कैपेबिलिटी इंटेंट। मतलब क्या है? कैपेबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना पड़ेगा। डिफेंस इंडिजनाइजेशन करना होगा, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी कि हथियारों को बनाना भी होगा। इकोनॉमिक पावर भी बनना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर भी खर्च करना होगा। जब ये कंपोजिट हम एक प्लान लेकर चलते हैं तब जाकर देश शक्तिशाली बनता है। शक्तिशाली केवल मिलिट्री से नहीं होता, क्षमता बनानी होती है। तो हम इस पर अपना मेजर फोकस रखें, लेकिन साथ साथ में इंटेंट पर भी रखें। इतिहास हमें ये बताता है कि एक समय जब यूएसए समझता था कि ईरान इज लाइक अ प्रोटेजी, मतलब सबसे फेवरेट अगर कोई था इस एरिया में यूएसए का, वो ईरान था। ईरान में शाह का रूल था और माना जाता था कि शाह वाज वर्किंग लाइक अ पपेट ऑफ यूएस। तो यानी कि ईरान और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो उसका गोल्डन एरा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है? इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है। आयतुल्लाह खमैनी वो सरकार की कमान संभालते हैं, लीडर हो जाते हैं, और वो उस समय के बाद से यूएस के साथ रिलेशंस ईरान के एंटीपोडल रहे, यानी कि खराब रहे। ईरान को खतरा समझने लगा यूएस, और ईरान भी तल्ख बयान देने लगा, पोस्चरिंग यूएस के अगेंस्ट, वेस्ट के अगेंस्ट करने लगा। तो इससे हमें पता लगा कि जिसको आप अपना दोस्त समझते हैं, कल नहीं पता कि दोस्त होगा कि दुश्मन होगा। आपको ही लगता है इस वजह से, भले रशिया हमारा क्लोज एलाय है, अभी पुतिन वहां पर हैं, जो भी हमारे एलाइज हैं, वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर एलाइज बिकॉज यू नेवर नो व्हाट चेंज कम्स इन नियर फ्यूचर। लीडरशिप चेंज होती है, कई सारे अदर डायनेमिक्स चेंज होते हैं वर्ल्ड में, तो जो आपके पार्टनर्स हैं कल आपके एडवर्सरी भी बन सकते हैं। तो वो एडवर्सरी जब बनेंगे तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो सोच कर रखना चाहिए। दैट इज व्हाट चाणक्य सेड। तो ऐसे में अपनी क्षमता पर फोकस करना होगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन ओल्ड आइडियलिज्म और प्लस रियलिज्म मैट्रिक्स। यू हैव टू टिल्ट मोर टुवर्ड्स रियलिज्म। तो प्रेजेंट एडवर्सरीज उनको तो काउंटर कर ही पाएंगे, साथ में जो टर्न कोर्ट्स हैं, टर्न कोर्ट्स वो होते हैं जो समय रहते अपना पक्ष बदल लेते हैं, राइट। हमें क्लियर भाषा में कहना होगा कि देखो, अगर भारत के खिलाफ आक्रमण हुआ या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हुआ, या फिर अगर किसी टेररिस्ट ने हमला किया और पता लगा कि उस टेररिस्ट के लिंक आपसे हैं, तो ऐसे में ऑल वेपन्स, जितने भी वेपन्स हैं, जिस भी तरह के वेपन्स हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स, कैन बी यूज्ड। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है जो बताना चाहूंगा, वो ये है कि मैसिव रिटेलिएशन की हम बात करते हैं, लेकिन मैसिव रिटेलिएशन के साथ हम दो शब्द और यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से अभी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है हमारी, वो म्यूचुअली कैंसिल हो जाती है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? बताता हूं। मैसिव रिटेलिएशन ये वर्ड हमने लिया था 1940s की यूएस की स्ट्रेटजी से, लेकिन ये समझना होगा कि भाई यूएस उस टाइम पर मतलब उस टाइम पर न्यूक्लियर पावर यूएस के पास थी। बाद में फिर जैसे यूएसआर ने काम किया, फिर अदर पावर्स ने काम किया। तो पॉइंट इज कि वो सिचुएशन डिफरेंट थी।
उस समय इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था कि भाई कोई मेरे खिलाफ मत आना, मैं मैसिव रिटेलिएशन कर दूंगा। लेकिन आज दुनिया में कितने सारे देश मैसिव रिटेलिएशन की पावर लिए बैठे हैं, राइट? अगर इस समय पर आप एक तरफ मैसिव रिटेलिएशन बोलो, दूसरी तरफ को मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, मतलब हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा खतरा दूसरे के लिए ना करें, हम खतरा पैदा करने वाले देश नहीं है, हम तो केवल चाहते हैं हमारी शांति रहे, राइट? हमारे लिए शांति रहे। तो एक्चुअली म्यूचुअली और कैंसिल कर रहा है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो मैसिव रिटेलिएशन, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, फिर आप कह रहे हो नो फर्स्ट यूज, और दूसरा कह रहा है जी फर्स्ट यूज, तो फिर वो इफेक्टिवनेस उसकी कम हो जाती है। यहां पर अगर हम क्लियर शब्दों में चाइना को कम्युनिकेट कर दें कि इन एनी सिनेरियो और territorial or critical infrastructure is compromised, then we can use nuclear you can say weapons as well। तो आपको नहीं लगता कि इससे जो PLA जो एडवेंचरिज्म दिखाता रहता है लद्दाख रीजन में और अरुणाचल रीजन में, उस एडवेंचरिज्म पर शायद कुछ कमी आ सकती है? इसको हम कहेंगे कि एक वैसे मेजर लीप होगी इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी में अगर हम ये क्लियरली चाइना को कम्युनिकेट कर दें। आई एम स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट चाइना, क्योंकि हमें ये जो चेंज करना है ये चाइना के लिए करना चाहिए। आप कहेंगे सर चाइना के लिए क्यों? कहाँ सर? वो पाकिस्तान भी कह रहा था सर शाहीन वो अंडमान निकोबार आइलैंड तक ले आएंगे शाहीन 3 को। देखिए देयर इज अ रीजन, हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज करके नीड बेस्ड फर्स्ट यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि NFU की जगह NDFU। अपने आंसर में आप इस तरीके से कोट कर सकते हैं, दैट इज वन पर्सपेक्टिव। लेकिन हम स्पेसिफिकली इस स्टेटमेंट को चाइना के लिए यूज करें, क्योंकि चाइना से भारत को ज्यादा खतरा है, उतना खतरा पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान अपनी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज में है, ऑलरेडी पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी देना चाह रहा है। उसकी जो खुद की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है 2022 में जो रिलीज हुई, जो अगले 5 साल का एक नजरिया बताती है, तो उसमें जो उनका थर्ड पॉइंट है वो यही कहता है कि वो इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पीस चाहते हैं। लेकिन जो उनका नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रॉब्लम फिर क्रिएट कर देता है। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो यानी कि वहां पर एक आस दिख रही है उनकी आंतरिक समस्याओं के कारण कि वो शांति चाहते हैं, वो एक इकोनॉमिकली एंगेज करना चाहते हैं। लेकिन अगेन चाणक्यन इनसाइट, अगर आप कुछ बेहतर चाहते हो तो बेहतर ठीक है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन जम्मू एंड कश्मीर और एनी अदर टेरिटरी विच इज पार्ट ऑफ इंडिया। इशारा काफी है, राइट, जो पाकिस्तान के अभी एडमिनिस्ट्रेशन में है, राइट। सो क्योंकि अगर आप डिफेंसिव खेलोगे, आप बताओगे कि नहीं देखो भाई जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, इसमें समस्या मत क्रिएट करना, तो दूसरे को आपने ऑलरेडी लेवरेज दे दिया, वो एक पॉइंट आगे आ चुका है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि भाई पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उधर सुना है कि वहां पर भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, तो ऐसे में दूसरा शुड बी ऑन डिफेंसिव, नॉट यू शुड बी डिफेंसिव। तो इसको हम कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंसिव का मिक्स। तो दिस शुड बी आवर स्ट्रेटजी विद पाकिस्तान। बट चाइना को क्लियर शब्दों में करना पड़ेगा, कारण क्योंकि चाइना और इंडिया में जो मिलिट्री जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, मिलिट्री कैपेबिलिटी चाइना के पास ज्यादा है, तो वो ऐसा एडवर्सरी है, वहां पर हमें ये करना होगा। तो यानी कि NFU से NBFU, दिस शुड बी आवर वे, एंड वी शुड एक्चुअली हैव मोर असर्टिव nuclear doctrine as well, like we are using you can say muscular foreign policy in other areas। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, examine the need to reform India's no first use policy with suitable examples। तो मुझे लगता है कि अब आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा इस पूरे इशू को सुनकर, राइट। यू हैव द पॉइंट्स, यू कैन कोट द एग्जांपल्स, दैट्स इट, दैट वाज द पर्पस।